तो दमदार 10 में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बिन बेटी ये मन बेकल है, बेटी है तो ही कल है, बेटी से संसार सुनहरा, बिन बेटी क्या पाओगे। इस तरह की न जाने कितनी बातें हैं जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की सीख देती हैं। नवरात्र में हम बेटियों के पांव भी पखारते हैं, लेकिन इसी देश में कई बेटियां हर रोज अपने ही घर में मरती हैं। ऐसी एक कहानी दिल्ली के पास की एक बेटी की है, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी, कलेजा दहल जाएगा और हर मां बाप को यह कहानी एक सीख भी देगी। ये है साइबर सिटी गुड़गांव। कहते हैं कि सपनों का ये शहर कभी सोता नहीं, हमेशा तरक्की के पहिए पर दौड़ता है, नई मंजिल तलाशता है। लेकिन इसी शहर में एक भाई हैवान बन गया, एक चाचा शैतान बन गया और दोनों ने फूल सी बिटिया को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। बेचैनी जब हद लांग गई तो 9वीं में पढ़ने वाली क्लास टॉपर बेटी ने इम्तिहान की कॉपी में सारा दर्द लिख दिया। आंसर शीट पे लिखा है वो बिल्कुल सच है। उसमें वो यही लिख पा रही है कि मेरे साथ मेरा कजन ब्रदर मामा के यहाँ गए हैं वहाँ, और यहाँ घर में जबरदस्ती मतलब मेरे साथ कराया उसने, मेरा मुंह बंद किया है, मेरे मतलब जबरदस्ती मेरे साथ हर वो गलत काम किया जो एक भाई को कभी भी अपनी बहन के साथ सोच भी नहीं सकता। आत्मा को झकझोर देने वाली ये कहानी गुड़गांव के बादशाहपुर की है। हैरानी होती है कि घर में भी बिटिया महफूज नहीं। 16 साल की लड़की ने एग्जाम पेपर में लिखा कि जिस चाचा को वो अंकल बुलाती थी उसी ने उसकी इज्जत लूटी। जिस चचेरे भाई को राखी बांधती थी उसने इज्जत पर हमला किया। और ये सब लड़की के साथ एक बार नहीं कई दफा हुआ और लड़की अपने ही घर में घुट-घुट कर जीने लगी। और जब वो हमारे सामने पेश की जा रही है तो उस वक्त वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, पर बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हमने उसको अपनी CCI भेज दिया था। और विद इन वीक जैसे उसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, रेपो बिल्ड की जा रही है काउंसलर के द्वारा, तो उसके बाद वो विद इन वीक कुछ कहने में समर्थ होती है। और उसके बाद उसने डिस्क्लोज किया कि जो मैंने मेरी आंसर शीट पे लिखा था वो बिल्कुल सच है। पेपर के आंसर शीट के जरिए लड़की की आप बीती स्कूल से होती हुई बाल कल्याण समिति और फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंची। 9 अक्टूबर को पुलिस ने मामला दर्ज कर अगले दिन आरोपी चाचा भतीजे को दबोच लिया। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें चाचा भतीजा हैं, जिनको 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है। जो एक एक्यूज्ड है वो भी जुवेनाइल है, जिसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया है, और जो मेजर है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वाकई शर्म भी आती है और हैरानी भी। स्कूल में पढ़ने वाली एक बेटिया घर परिवार में रहते हुए ट्रॉमा में जी रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। परीक्षा की कॉपी में उसने इस बात का भी जिक्र किया है। और मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, और जब मैंने कोशिश भी किया बताने की तो शायद वो नजरें मुझे ही पॉइंट आउट करने लगी, तो मैं मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कौन मेरी मतलब सुरक्षा देगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, बच्चे की हर धड़कन को वो सुन लेती है, लेकिन इस बिटिया का दर्द माँ भी नहीं समझ सकती। यहाँ सवाल बड़ा है, हर किसी से जुड़ा है। अगर बेटियां घर में ही खुद को महफूज ना समझ सकें तो फिर देश में ये नारा कैसे साकार होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देवेंद्र भारद्वाज, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। हमेशा से इस बात की चर्चा होती रही है कि लड़कियों से छेड़छाड़ या जबरदस्ती होती क्यों है, क्या एक बीमारी है या कुछ लोगों की सनक। इस बारे में हमने डॉक्टर से भी बातें की। सुनिए दिल्ली के मशहूर अस्पताल सर गंगाराम की मनोचिकित्सक इसके बारे में क्या कहती हैं। लोग हैं ये क्यों इतना आसानी से बच्चों को दबा लेते हैं, क्योंकि बच्चा उन पे विश्वास करता है और उनकी धमकियों को सीरियसली लेता है। और ये भी माना गया है कि जो ये अब्यूजर्स हैं इनको पता है कि बच्चों की बात कोई मानेगा नहीं। जैसे चाचा ने मेरे साथ ऐसे छुआ तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, बच्चे को ये बताया जाएगा कि कोई बात नहीं,
चाचा ने ऐसे ही छू दिया होगा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। माता पिता जनरली ऐसे ही बच्चे को बताते हैं। तो जब ये बात होती है तो बच्चा चुपचाप ये सहता है, कई महीनों नहीं कई वर्षों तक सेक्सुअल अब्यूज सहता है, और इससे बच्चे में भी बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण आ जाते हैं। तो बेटी है तो सृष्टि है, ये बात हम और आप कब समझेंगे? और बड़ा सवाल यही है कि घर की चार दीवारी में भी अगर बेटी महफूज नहीं है तो बाहर जब सड़क पर निकलती है तो हम क्या सोचें? क्या वो वहां पर महफूज हो सकती है? वाकई शर्म आती है कि जिस देश में बेटियों की पूजा होती है वहीं अपने ही घर में बेटी महफूज नहीं है। रिश्ते नाते सब यहाँ बेमानी दिखते हैं और इंसानियत मरती नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इंसानियत धर्म से बढ़कर नजर आती है। अब जो हम आपको कहानी दिखाने जा रहे हैं, ये देश में नफरत फैलाने वाले हर शख्स के लिए देखनी बेहद जरूरी है। गौर से देखिए रिपोर्ट। राम और रहीम में क्यों फर्क करता है इंसान? शायद ही कोई इंसान हो जिसके दिल और दिमाग को सर्वधर्म संभाव वाली ये प्रार्थना सुकून न पहुंचाती हो। अब जरा यूपी के इटावा में मेघनाथ बनेन जनाब से मिलिए। और ये है इनका असली रूप। नाम है जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन इन्हें राम में रहीम दिखता है और कृष्ण में करीम। मेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है। हिंदुस्तान में सभी देवी देवताओं को मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ और अपने धर्म को भी मानता हूँ। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। मेरी नजर में सभी समान हैं और धर्म एक ही है। कर्म अलग अलग थोड़े पृथक है, लेकिन मार्ग एक ही है, धर्म एक है। पिछले 32 सालों से जहीरुद्दीन रामलीला में मेघनाथ, बाली और बाणासुर का किरदार निभाते रहे हैं और रामलीला समिति का संचालन और प्रबंधन करते रहे हैं। जहीरुद्दीन कहते हैं कि रामायण को समझकर और रामलीला में किरदार निभाकर उन्हें जो खुशी मिलती है वो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मुझे तो वो खुशी मिलती है ये दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त करके, सोना चांदी रुपया पैसा पाने के बाद भी जो खुशी नहीं प्राप्त हो सकती है, वो इस मंच के द्वारा इस अभिनय को करने के बाद जो मुझे खुशी प्राप्त होती है। जहीरुद्दीन अल्लाह की इबादत भी करते हैं और भगवान की आरती भी। जितनी आस्था इनकी मोहम्मद में है उतनी ही महादेव में भी। नमाज पढ़ने के बाद हर रोज ये भोले शंकर और माँ दुर्गा की आरती करते हैं। जहीरुद्दीन ने अपने बच्चों में भी यही संस्कार भरे हैं, तभी तो इनका परिवार ईद की तरह ही होली और दिवाली भी मनाता है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोग देखो हमारे पापा इसका रोल करते हैं और रामलीला में मतलब वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बहुत प्यार से हर बात वो करते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। हो सकता है कि कुछ लोगों को जहीरुद्दीन की एक इंसान एक धर्म वाली आस्था चुभ सकती है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जहीरुद्दीन को कुरान के साथ साथ रामायण और वेदों का ज्ञान भी है और भाईचारे की उनकी भावना ने हजारों का दिल जीता है। मुस्लिम धर्म को तो अपना उनका धर्म है, वो पैदाइशी मुस्लिम में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनकी आत्मा ज्यादा हमारे सनातन धर्म में बिलीव करती है और वो हमेशा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो इस सरसईनावर में या बाहर भी, वो तुरंत अपने वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बुलाया भी जाता है। सच्चाई तो ये है कि अगर देखा जाए तो हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म की टक्कर किसी दूसरे धर्म से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। एक जहीरुद्दीन हैं जिन्हें भगवान में फर्क नहीं दिखता, इंसान में फर्क नहीं दिखता, और एक वो धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं जो धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से बांटने की बात करते हैं और उनकी ट्रेनिंग से एक ऐसी जमात तैयार हो जाती है जो देश और देश की सेना से भी नफरत करती है। आज देश को जहीरुद्दीन से सीखना चाहिए और सीखना चाहिए कि धर्म में इंसानियत और इंसानियत में धर्म होना चाहिए।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन में ये हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है, हिंदुस्तान में सभी देवी देवताओं को मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ और अपने धर्म को भी मानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस देश में सियासत जो है वो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती हो, वहां ज़हीरुद्दीन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बहरहाल अब हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाते हैं जिससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और जिसके मुरीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। ये कोई बड़ी शख्सियत नहीं है बल्कि एक आम इंसान है, लेकिन इसकी लगन का कमाल है कि पीएम इस पर स्नेह लुटाते हैं। किचन में करीने से गोल गोल रोटियां सेकते ये हैं दीपक कुमार। जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, हर काम उतनी ही लगन से करते हैं। तभी तो किचन से निकलकर इनकी कामयाबी ऑफिस इंचार्ज की मेज तक पहुंच चुकी है। शुरुआत इनकी रसोई घर से करते हैं। दीपक खाना इतनी तबीयत से पकाते और बनाते हैं कि वो पेट के रास्ते दिल में उतर आता है। तभी तो इनकी खिचड़ी के मुरीद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुशी का तो कोई सीमा नहीं है सर, इतने बड़े सक्सेस और इस तरह से कार्यक्रम में मेरे जैसे छोटे लेवल का आदमी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी वो फोन करके और उस कार्यक्रम में बुलाना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है सर। नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचते हैं तो अक्सर वो दीपक को याद कर लेते हैं। 9 अक्टूबर को भी ऐसा ही हुआ। दीपक रोहतक के बीजेपी दफ्तर में बैठकर टीवी पर पीएम मोदी की सांपला रैली का लाइव प्रसारण देख रहे थे। तभी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें सुनते ही दीपक खुशी से उछल पड़ा। तुरंत पड़ोसी की बाइक मांगी और 20 किलोमीटर दूर रैली स्थल की तरफ रवाना हो गए। तो सीएम साहब का फोन आया, सीएम साहब ने कहा भाई कहाँ हो? मैंने कहा जी कार्यालय बैठा मैं तो बोले फटाफट आ जाओ, पीएम साहब याद कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं किसी की गाड़ी मांगी, ये पहुंचना संभव नहीं रहा बस वगैरह में, तो फिर मैं गाड़ी लेके निकल गया। बस जैसे पहुंचा, मोदी जी का माननीय मोदी जी का भाषण खत्म करके वो नीचे उतर गए रहे। बस सामने देख लिया उन्होंने, देखते गले मिले, बस हालचाल लिया, काफी देर खड़े रहे, बातचीत की उन्होंने। दीपक मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी से इनकी जान पहचान करीब 23 साल पुरानी है। दरअसल मोदी साल 1995 से 2000 तक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी रहे। तब वो रोहतक स्थित बीजेपी दफ्तर में रहते थे और बीजेपी ऑफिस का किचन संभालते थे। 5 साल में तो ज्यादातर खिचड़ी ज्यादा पसंद करते थे, घिया की सब्जी, हल्की सब्जी, हरी सब्जी और खिचड़ी के ज्यादा खाने की इच्छा रहते थे वो। बाकी कोई ऐसा विशेष चीज खाने में नहीं खाते थे। इस अनोखे रिश्ते में दीपक का प्यार है और नरेंद्र मोदी का बड़प्पन। साल 2014 में झज्जर की रैली में पीएम मोदी ने दीपक को मंच पर बुलाकर गले लगाया था और तब मुख्यमंत्री खट्टर ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से खींची थी। दिनेश कौशिक, रोहतक, इंडिया न्यूज। तो दमदार 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पाकिस्तान की सफेद साजिश के सबूत दिखाने वाले हैं। दरअसल बीते कुछ बरसों में पाकिस्तान ने पंजाब को अपनी इसी साजिश से उड़ता पंजाब बना दिया। लेकिन आज टीवी पर आप पहली बार देखेंगे कि पाकिस्तान अब कैसे जम्मू कश्मीर को सफेद जहर से बर्बाद करता जा रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की सफेद साजिश बेनकाब। बिस्तरों पर पड़े हैं सफेद साजिश के सबूत। जम्मू पर आईएसआई का सफेद निशाना। जम्मू के इस अस्पताल में बिस्तरों के ऊपर आप जिन्हें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का भविष्य है जिसे पाकिस्तान के धीमे जहर ने मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की नई साजिश यही है कि हिंदुस्तान का हर नौजवान अपने आप घिसट घिसट कर मौत के करीब पहुंच जाए। और इंडिया न्यूज के ये एक्सक्लूसिव सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान अपनी इस खौफनाक साजिश में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। जी हां, पाकिस्तान से आने वाला जहर बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रगों में दौड़ने लगा है।
मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत यंग एज के। पिछले साल तक हमें ज्यादातर 16-17 इयर्स के जो हमारा यूथ है उस एज ग्रुप के लोग आते थे, लेकिन इस साल पिछले कुछ 3 महीनों में हमारे पास 3 से 4 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो 7th क्लास में हैं और उन्होंने 13 इयर्स की एज में शुरू कर दी। पाकिस्तान सफेद हेरोइन के नशे के जरिए अब जम्मू को भी पंजाब की तरह खोखला कर देना चाहता है और इसकी गवाही डी एडिक्शन सेंटरों में बढ़ते मरीजों की तादाद दे रही है। हालात ये है कि अब खुद जम्मू पुलिस को आगे बढ़कर ऐसे डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ रहे हैं जहां पाकिस्तानी नशे के शिकार युवाओं का इलाज किया जा रहा है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें हमने ये देखा था कि पंजाब में किस तरह से सफेद जहर घोला जा रहा है, जिसे चिट्टा भी कहा जाता है। मगर वैसे ही हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी बने हुए हैं। आप मेरे पीछे अगर ये एक सेंटर में है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संचालित है। यहां आप देखेंगे ये युवक जो है यहां इनको एडमिट किया गया है और ये पिछले कुछ सालों में इस सफेद जहर का शिकार हुए हैं, मगर अब ये लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि आखिरकार इससे जान जा सकती है और कितना खतरनाक है। पाकिस्तान जम्मू के हर नौजवान को सफेद जहर का गुलाम बना देना चाहता है। इसके लिए उसने सरहद पर तस्करी का एक ऐसा नेटवर्क बिछा दिया है जो पाकिस्तान से नशे की खेप को पहले जम्मू पहुंचाता है और फिर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे नौजवानों को अपने जाल में फांसने के लिए पहले पहल नशा मुफ्त में बांटता है। आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे इस चीज में पड़े और क्या होता था जब ये आप शुरुआत आपने की, क्या हुआ? जब इंजेक्ट किया हमने तो एकदम से आंखें बंद हो जाती थी और पूरे ऐसे आसमान की तरफ आंखें खुली रह जाती थी। तो बहुत ज्यादा मजा आता था, मतलब हर एक चीज HD में दिखती है, हर एक चीज प्यारी लगती है, कूड़ा गंद भी प्यारा लगता है। पाकिस्तान सफेद जहर के तौर पर ऐसी हेरोइन जो बेहद उम्दा क्वालिटी की होती है, 1-2 बार के इस्तेमाल से ही जिससे इंसान इसका आदी हो जाता है और नशे के सौदागरों को इसी बात का तो इंतजार रहता है, जैसे ही इंसान इसका आदी होता है उसे मुफ्त में नशा देना बंद कर दिया जाता है। हमें उन्होंने बोला कि अब पैसे लाओ भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। तो फिर हम अपने घर वालों से, दोस्तों से, या जो भी हमारी सेविंग थी वो सारी हमने खींच के, तोड़ के, छीन के, चोरी करके घर से तो हम ऐसे प्रोवाइड करते थे। इस जहरीली साजिश से पाकिस्तान को चौतरफा फायदा है। एक तो उसे हेरोइन की बिक्री से पैसा मिलता है, दूसरा इससे हिंदुस्तान के नौजवान पल पल मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं। सरहद पार से भेजे जाने वाला ये जहर कितना खतरनाक होता है, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो इन ड्रग्स को लेता है उसकी मैक्सिमम उम्र 6 से 7 साल हो सकती है। यानी कि अगर 20 साल का कोई शख्स इन ड्रग्स में पड़ता है तो उसकी जिंदगी सिर्फ 26 से 27 साल तक सिमट कर रह सकती है। कुछ ही महीनों में हालात ये हो जाते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश का मुकद्दर लिखना है, नशा उन्हें अंदर से खोखला कर डालता है। बॉडी में शिवरिंग होती थी और घर पे मैंने खुद बता दिया कि मैं इसमें ड्रग्स में पड़ गया हूँ। तो घर वालों ने मुझे यहाँ भेजा, मुझे यहाँ 20-22 दिन हो गए हैं। मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। जब मैं पहले आया था मेरी बहुत ही पुअर कंडीशन थी, तो यहाँ आके मेरे को रियलाइज भी हुआ और मैं बेडरूम वाले से। नशे की इस लत की वजह से जम्मू के युवा बड़ी तादाद में जुर्म के दलदल में कूद रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सफेद जहर की तासीर ही कुछ ऐसी है, इसके लिए एडिक्ट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जाहिर है पाकिस्तान के इस खेल को अब समझा जा चुका है। ये खेल खतरनाक है, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है। जरूरत है कि समाज और सरकार दोनों मिलकर पाकिस्तान के जहरीले खेल के खिलाफ एक अभियान चला दे, वरना अगर पाकिस्तान का ये गोरख धंधा ऐसे ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब की तरह जम्मू भी उड़ता हुआ नजर आएगा। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।